हाय देयर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। मैं हूं आपका सानू भैया। जैसे कि आपने देखा था कि मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 की करा रहा था, जो कि पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कराए थे और वो वीडियो लंबी हो गई थी, जिसके कारण हमें उसे वहीं समाप्त करना पड़ा। तो आज मैं आपको पार्ट नंबर 7 में एक्सरसाइज 3.2 के आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करने जा रहा हूं। जिसको एक्सरसाइज 3.2 करनी है और क्वेश्चन 1, 2 करना है तो वो जाकर के पार्ट नंबर 6 देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसको आगे कंटिन्यू करना है वो चले हमारे साथ। तो चलिए, रोल दी इंट्रो। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है। क्या दे रखी है? वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है। सबसे पहले उनसे हमें क्या बनानी है? इक्वेशंस बनानी है। फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व कौन से मेथड से करना है? साफ साफ बोल रखा है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके उन इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1 में क्या रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। दो नंबर का डिफरेंस मतलब आपको पता ही है, माइनस। दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब देखो, दो नंबर की बात करी गई है, तो अगर हमसे, मैंने आपसे पहले ही कहा है, जो लास्ट में कहा हो उसको मान लो फाइंड देम। तो दो नंबर है, एक नंबर को क्या मान लेते हैं? x, दूसरे नंबर को क्या मान लेते हैं? y। तो एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। तो अगर हम x को बड़ा मान रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, और अगर हम y को बड़ा मान रहे हैं तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक इक्वेशन हमारी इस कंडीशन से आ जाएगी। दो इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उन्हें जो है सॉल्व कर लेंगे। किससे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए अब मैं आपको क्या करके दिखाता हूं, सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? चलिए, आंसर सबसे पहले, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। लार्जर नंबर को क्या मान लिया हमने? x मान लिया। एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। और स्मॉलर नंबर को क्या मान लिया हमने? y मान लिया। लेट द स्मॉलर नंबर बी y। स्मॉलर नंबर हो गया हमारा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से? ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव डिफरेंस तभी आता है जब मैं बड़े में से छोटे को माइनस करूं। तो बड़ा कौन सा है? x है। छोटा कौन सा है? y है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन यहां से दे रखी है इन्होंने, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे वाले के क्या है? 3 गुना है। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो छोटे वाले नंबर के एब्सोल्युटली 3 गुना होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो बड़ा होगा वही ज्यादा होगा, तो इसलिए x इज इक्वल टू 3y। समझ में आई बात? अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा क्या करना होता है? एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी होती है, उसे दूसरी में पुट करनी होती है। लेकिन यहां पर तो हमारी डायरेक्ट जो है x की वैल्यू ही आ गई है। अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में डालो चाहे इक्वेशन 2 में डालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 वी गेट। हमने इसे इक्वेशन 1 में डाला तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई यानी कि 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2y इज इक्वल टू 26। अब ये 2 मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड, तो यहीं से काट देते हैं इसे 13 बार में। y इज इक्वल टू 13 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, स्मॉलर वैल्यू आ गई हमारी 13। अब इस वैल्यू को चाहे सेकंड में डालो चाहे फर्स्ट में डालो, कोई सी में भी डालो, आंसर आ जाएगा। तो बेहतर यह है कि सेकंड में डाल देते हैं। पुट दिस वैल्यू
in equation second. Put this value in equation second. We get. अब इसे जो है हमने इक्वेशन सेकंड में डाल दिया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3y था तो y की जगह क्या आया है हमारा 3 इंटू 13 3 जा 39। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 39। तो therefore the larger number is 39 and the smaller number is 13। तो यहाँ से हमारी कंडीशन बन गई therefore the larger number is 39 and the smaller number is 13। ये दो हो गया हमारे दोनों आंसर। तो समझ में आया आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखिए दो चीजें समझाता हूं पहले आपको। ये जो होता है एक तो ये सप्लीमेंट्री और एक एक्सीड्स। सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, कोई भी दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री है तो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो समझ में आया आपको, एक कंडीशन ये थी। दूसरा ये समझाना था एक्सीड्स। एक्सीड्स एक वर्ड है जिसे मैथ्स में यूज किया जाता है मोर देन के लिए, यानी कि ज्यादा के लिए। अब कोई भी चीज अगर ज्यादा होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो चलिए समझाता हूं आपको क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि दो नंबर हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो वो दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर बी वाई, वही कंडीशन बनेगी। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा जो लार्जर है ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, यानी कि जो लार्जर वाला है x इज इक्वल टू स्मॉलर से 18 ज्यादा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये हमारी दूसरी कंडीशन बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे भी। तो क्या लिखेंगे हम, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। लार्जर एंगल को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। समझ आया आपको। अब देखिए अभी मैंने आपको समझाया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल हैं और दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री से क्या होता है, दोनों एंगल का सम जब हम करेंगे हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री। क्या आएगा, 180 डिग्री। और अगर हम जो है दो एंगल का सम करेंगे और अगर 90 आता है तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, एंड दूसरी कंडीशन कह रहा है जो लार्जर है, यानी कि लार्जर कौन सा है, x इज इक्वल टू लार्जर इज एक्सीड्स, मतलब ज्यादा, स्मॉलर बाय 18। स्मॉलर क्या है y और ज्यादा क्या है 18। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को जो है पहली में पुट कर देता हूं सेम इक्वेशन 1 की तरह। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। इसे मैंने पहली इक्वेशन में डाल दी तो यहां से वैल्यू आई y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस वाई हो गया 2y इज इक्वल टू 180। ये प्लस का 18 था, साइड में जाकर के माइनस 18 हो गया। ये 2y इज इक्वल टू 0 में से 8 गया तो 2 बचा, 7 में से 1 जाएगा क्योंकि एक इसको दे देगा तो ये 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 1 बचा। अब ये जो y 2 मल्टीप्लाई में है साइड में जाकर के डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 81, यानी कि स्मॉलर एंगल आ गया हमारा 81। अब इसको डाल देंगे इक्वेशन 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में नहीं 2 में डाल दो, किसी में भी डाल दो, हमारी मर्जी है। इन इक्वेशन 2 वी गेट।
दूसरी में डाल दी, दूसरी में से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो y कितनी आई 81 प्लस 18, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो हमारा आंसर आ गया x 99। जो बड़ा वाला एंगल था वो आ गया 99 डिग्री, जो छोटा वाला था वो आ गया 18 डिग्री 81 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ देयरफॉर द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री and the smaller angle is 81 and the smaller angle is 81। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2B। तो दोनों क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने पार्ट 1 कराया, पार्ट 2 कराया, दोनों समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान थे। तो चलिए जल्दी से इन्हें कंप्लीट कीजिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब हमारा है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं अब। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। याद होगा आपको, पार्ट नंबर 6 में एक एग्जाम्पल कराया था इसी के जैसा, सेम वही क्वेश्चन है। एक कोच है क्रिकेट का, उसने जो है 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने के 3800 के। फिर दोबारा उसने 3 बैट 5 बॉल खरीदे 1750 के। हर बॉल की, हर बैट की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट मान लेंगे बैट की x और बॉल की मान लेंगे y। तो जितने बैट है उसको एक बैट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितनी बॉल है उनको एक बॉल के प्राइस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों का सम कर देंगे। वो किसके बराबर आ जाएगा, 3800 के। इस तरह से हमारी इक्वेशन 1 बनेगी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे, दूसरी कंडीशन के 2 इक्वेशन आ जाएंगी, और जब 2 इक्वेशन आ जाएंगी फिर हमें उन्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एक दूसरे में, और वहां से उनकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज x। हर बैट की हमने कॉस्ट क्या मान ली, x मान ली। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज y। हर बॉल की जो है रुपीज y हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने बैट हैं उनको एक बैट के प्राइस से मल्टीप्लाई करो। 7 बैट हैं, एक बैट का प्राइस है x, और बॉल कितनी है, 6 बॉल हैं, और एक बॉल का प्राइस क्या है y। उनको मल्टीप्लाई करो, दोनों का सम करो, क्या आ जाएगा 3800। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। सिमिलरली एंड अब इस बार कितने दिए हैं, 3 बैट हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, और बॉल कितनी है 5 है, इज इक्वल टू 1750। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमारी मर्जी है हम इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करें या इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करें, फिर हमें जो है उसमें पुट करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ इक्वेशन 2 का ही इस्तेमाल। इक्वेशन 2 में क्या है, 1750 और ये प्लस का 5y था, साइड में जाकर के हो गया माइनस 5y। ये 3 मल्टीप्लाई में था, साइड में जाकर के हो गया डिवाइड, माइनस 5y अपॉन में 3। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। इसको मैं पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि मैंने सेकंड से वैल्यू निकाली है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। हमने जो है इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दी। इक्वेशन 1 में डालने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, क्योंकि सेकंड से जो हमने वैल्यू निकाली फिर उसको फर्स्ट में पुट कर दी। अब देखिए 3 से तो ये कट नहीं रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है इससे 7 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है इससे एलसीएम लेकर के इधर भेजेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले 7 0 जा 0, 7 5 जा
35, 7 पंजे 35 की 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 में 40, 50, 51, 52, 52 की 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 7 और 5 कितना हो गया 12, माइनस 7 5 जा 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सबसे पहले जो बाहर का 7 था अगर इससे कटता तो इससे काट देते, पर इससे कट ही नहीं रहा है तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में जाके ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो लिख दिया। और अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख दिया। अब दोनों का एलसीएम होगा 12250 माइनस 35y प्लस 6 3 जा 18y, 6 3 जा 18y, अब नीचे आ गया 3 इज इक्वल टू 3800। अब जो है ये 3 डिवाइड में था, साइड में जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 12250 अब माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 चला गया तो बचा 17, वो भी माइनस का क्योंकि 35 माइनस का था। अब देखिए इज इक्वल टू, अब ये 3 डिवाइड में था, साइड में जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो गया 3800 इंटू 3। अब देखिए 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 3 जा 9 10 11। अब ये क्या होगा, ये प्लस का था इधर जा करके माइनस, और ये हमारा प्लस का था इधर जाके माइनस, और ये हमारा y जो था प्लस का था इधर जा करके, और माइनस का था इधर जा करके प्लस y। तो चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो अब ये क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और हमारा इधर 2 में से तो 4 जा नहीं सकता तो एक इससे कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 गया 8, और ये बचा हमारा 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 इज इक्वल टू 17y। अब ये जो 17 हमारा मल्टीप्लाई में साइड में आकर के डिवाइड में हो गया इज इक्वल टू y। 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, और एक 0 का 0, तो 0 को 0, 0 को 0, ठीक है 0 को 0, और 8500 हो गया है हमारा। और यहाँ से वैल्यू आ गई y की 50, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 आ गई है। तो देखिए यानी कि यहाँ से ये पता चलता है एक बॉल की क्या कॉस्ट है 500 रुपीज। अब इस एक बॉल की कीमत को इसमें डाल देंगे और उससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे तीसरी इक्वेशन बना देते हैं, इस तीसरी में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। अब मैंने क्या करा, 1750 माइनस 5 इंटू 50 था, y की जगह पुट कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। 1750 माइनस 5 5 25 अपॉन में 3, ये हो गया अब हमारा। अब इनको माइनस करूंगा, 0 में 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 और 3, तो ये तो आ रही थी हमारी x की वैल्यू। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 500। तो यानी कि हमें ये पता चला एक बैट का प्राइस क्या है, वो है 500, और एक बॉल का प्राइस क्या है, वो है 50 रुपीज। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। therefore the cost of each bet is rupees 500, and the cost of each ball is 50 रुपीज। कितने रुपीज? 50 रुपीज। हर बॉल का प्राइस कितना आया, 50 आया है, और हर बैट का प्राइस कितना आया है, 500 आया है। तो ये हो गया दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो समझ में आया? आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लास 10 एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। तो चलिए इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में क्या है,
द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। एक सिटी है, कोई शहर है, उसमें टैक्सी चल रही है जिसमें टैक्सी वाला जो है फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी वाला है, एक तो वो फिक्स चार्ज लेता है कि भैया आप मेरी टैक्सी में आओगे, बैठोगे, भले ही आप थोड़ी दूर चलो, भले ही 100 मीटर चलो, 200 मीटर चलो, लेकिन मेरा 500 मीटर तक का आपका फिक्स्ड प्राइस है कुछ भी। यानी कि आप 100 मीटर जाओगे तब भी मैं 500 का चार्ज करूंगा, अगर आप 500 जाओगे तब भी मैं 500 मीटर का ही चार्ज करूंगा। तो उसे कहते हैं हम फिक्स चार्ज। तो एक तो फिक्स चार्ज लेगा, दूसरा फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अगर तुम 10 किलोमीटर गए तो आपका जो चार्ज होगा वो होगा 105, यानी कि टोटल जो आपने पे किया वो उसे कितना पे किया, 105 रुपए। एंड अ जर्नी फॉर 15 किलोमीटर, और अगर आप 15 किलोमीटर गए तो आपने उसे पे किए 155 रुपीज। आपको पता करना है फिक्स प्राइस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो सबसे पहले मैंने बोला पूरा क्वेश्चन रीड करिए, पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद आप यहां से पढ़िए कि जो आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहां से दो चीज दिख गई आपको, उसी को x मानो और y मानो। देखो let the fixed charge be x and the charge per kilometer be y। इतना समझ में आया। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए छोटा सा। एक गाड़ी वाला है, वो ये कहता है भैया आप मेरी गाड़ी में बैठोगे, भले ही 200 मीटर जाओ या 500 मीटर जाओ, मेरा 500 मीटर का फिक्स चार्ज है, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा। उसके बाद जो है आप अगर 200 मीटर जाओगे, 500 मीटर जाओगे या 1 किलोमीटर जाओगे, 6 किलोमीटर जाओगे, जितना आप एडिशनल में जाओगे उसका मैं अलग से चार्ज करूंगा। यानी कि आपको गाड़ी हायर करने के अलग से पैसे देने हैं और जितना आप चल के जाओगे उसका आपको अलग से पैसे देने हैं। जो आपने हायर करा वो हो गया फिक्स चार्ज, जो आप चल के जा रहे हो वो हो गया आपका चार्ज पर किलोमीटर। तो चलिए क्वेश्चन कर समझता हूं, आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको जो है करके दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो फिक्स चार्ज है इसको मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी, let the fixed charge of taxi, let the fixed charge of taxi be rupees x, let the fixed charge of a taxi be rupees x, and the additional and the charge per kilometer, and the charge per kilometer, and the charge per kilometer be rupees y। तो मैंने आपको हमेशा क्या रखा है, पहले पूरा क्वेश्चन रीड करिए, फिर जहां से फाइंड या व्हाट पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड व्हाट आर द चार्ज पर कैपिटल पर किलोमीटर, फिर उनको पढ़िए और उनको क्या है एक्स और वाई मान लीजिए। तो मैंने वही करा है, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। अब लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अब मुझे क्या बनानी है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहली जो बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले एक फिक्स चार्ज तो है ही है भैया, आप मेरी गाड़ी में बैठ गए, तुमने मेरी गाड़ी बुक कर ली, भले ही तुम जाओ या ना जाओ, तुम गाड़ी से बैठो, तुमने बुक करी है, चाहे उतर जाओ, फिक्स चार्ज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो वो तो फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद तुम जितना जा रहे हो उसके पैसे अलग से लगेंगे। तो भैया कितना गए हैं, पहले 10 किलोमीटर गए हैं, कितना गए हैं 10 किलोमीटर, और एडिशनल चार्ज कितना ले रहे हैं हम वाई। तो जितना भी आप जाओगे उसको तो एडिशनल चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे। मान लो मैं 1 किलोमीटर के 10 रुपए ले रहा हूं तो 10 रुपए हो गए, और अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 100 रुपए हो गए, तो एडिशनल चार्ज तो देना ही पड़ेगा। और मैं 100 रुपए फिक्स चार्ज ले रहा था तो 200 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप कितना जा रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो। तो वही करा मैंने, फिक्स चार्ज को मान लिया एक्स, एडिशनल चार्ज को मान लिया वाई। अब एडिशनल गए कितना थे 10, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने पे कितना किया है, पे किया हमने 105 रुपए, कितना किया है 105, ये बन गई इक्वेशन 1। एंड दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा भैया, इस बार गए हैं 15 किलोमीटर तो ये हो जाएगी 15y, और दिए कितने हैं 155 रुपीज, कितने दिए हैं 155 रुपीज। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो फिर से वही इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू को किसी में भी पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी को ही सोल्व कर लेते हैं। 155, ये प्लस का 15y था, इधर जाके माइनस 15y हो गया है, इसको बना देते हैं इक्वेशन थर्ड। पुट दिस वैल्यू, पुट एक्स आपको थोड़ा ज्यादा इधर लग रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस
वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इस वैल्यू को मैं जो है फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ तो वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू डाल दी मैंने 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब देखो 155 माइनस प्लस माइनस, ये जो है 15 में से 10 चला गया तो कितना बचा, माइनस का 5, क्योंकि बड़े में माइनस था इसलिए माइनस आ गया, इज इक्वल टू 105। अब ये माइनस का 5y था, इधर जाके प्लस 5y हो गया। 155 105 प्लस का था, इधर आके माइनस इज इक्वल टू 5y। अब देखो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो यानी कि ये आ गया 50 इज इक्वल टू 5y। अब ये 5 मल्टीप्लाई में था, साइड में आकर के हो गया डिवाइड में, इज इक्वल टू y, और इससे ये कट गया तो आ गया 10, y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो यानी कि एडिशनल किलोमीटर के वो कितने रुपए ले रहा है, वो ले रहा है 10 रुपए। कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है। तो चलिए अब इस वैल्यू को जो है पहली में डालते हैं, उससे फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में डाला तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 10, y की वैल्यू डाल दी 10 इज इक्वल टू 105, और ये आ गया x प्लस 10 इंटू 10 आ गया 100 इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5 रुपीज़। यानी कि बेचारा जो टैक्सी वाला है बहुत ही सस्ते दाम ले रहा है, आपसे फिक्स चार्ज ले रहा है 5 रुपये और एडिशनल चार्ज ले रहा है 10 रुपये। यानी कि बहुत ही रेयर, बहुत ही सस्ते पैसे हैं, बहुत ही कम पैसे ले रहा है। चले जाइए इनके साथ बैठ करके जहाँ आपको जाना है। अब हम तो अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि एक आदमी को जाना कितना है, 25 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो भैया 25 किलोमीटर के लिए 5 रुपए तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, और 25 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 25y, और y की वैल्यू क्या है, 10 है। 25 इंटू 10 यानी कि 250, और 250 में प्लस 5 किया तो 255, यानी कि उसे 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपए क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो चलिए करा देता हूं इसे भी। पहले ये लिख देते हैं, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज ऑफ अ टैक्सी, द फिक्स्ड चार्ज ऑफ अ टैक्सी इज ₹5 and the charge per kilometer is rupees, and the charge per kilometer is rupees 10। अब हमें आगे करना है इस क्वेश्चन को कंटिन्यू। आगे क्या करना है, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो लिखेंगे अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग नाउ अ पर्सन हैव टू पे। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि अब जो अच्छे से समझा दिया इसलिए। हैव टू पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के लिए आपको छोड़ रखा है, आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के आराम से जो भी डाउट है वो कर सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त करवाएंगे, बहुत ही जल्द आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखिए, अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज वो क्या बनेगा, वो बनेगा फिक्स चार्ज प्लस 25y। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारा, फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़, और 25 इंटू 10 रुपीज़ हमारा एडिशनल है, तो हो गया 5 प्लस 250, क्योंकि 25 10 या 250, यह आ गया आंसर 255 रुपीज़। क्या हो गया, 255 रुपीज़। ये हो गया हमारा दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, और ये दोनों थे हमारे आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
आप जो है, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं इनके पार्ट नंबर 5 की और पार्ट नंबर 6 की तरफ। चलिए तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर it become 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन न्यूमरेटर और, यहाँ पे डिनोमिनेटर और आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अब देखो हुआ क्या, क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जब मैं किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखता हूँ। p/q क्या, जैसे कि 3/4 एक फ्रैक्शन है, 4/8 एक फ्रैक्शन है। अब 3/2 में जो ऊपर वाला नंबर होता है 3, उसे कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे वाला नंबर होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि 3/4 में 3 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। तो एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम मान लेंगे, जिससे एक फ्रैक्शन बन जाएगा x और y। पहले उस फ्रैक्शन में दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देंगे तो वो फ्रैक्शन इतना बन जाएगा। अगर उसमें दोनों में 3 ऐड कर देंगे तो वो फ्रैक्शन इतना बन जाएगा। फ्रैक्शन निकालना है तो इस फ्रैक्शन को ही क्या लेट कर लेते हैं, x/y। तो आंसर, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन be x. Let the numerator of fraction be x and the denominator of fraction be y. न्यूमरेटर को मान लिया मैंने x, डिनोमिनेटर को मान लिया मैंने y. Then the fraction is x/y. देखिए कॉन्सेप्ट की बात है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो कितना भी घुमा फिरा के दे आंसर हो ही जाना है। सबसे पहले एक फ्रैक्शन आ गया x/y। अब कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी 2 प्लस करा, डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस करा, तो ये फ्रैक्शन जो बन जाएगा 9/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में मैंने 2 प्लस करा और डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया, तो मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। तो अभी इक्वेशन 1 हो गई। उससे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इसके साथ जाएगा, 11x प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 जा 18। अब इधर 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ये प्लस का 22 था, इधर जाके माइनस 22 हो गया है। और 11x इज इक्वल टू 9y प्लस माइनस 22 में से 18 चला गया तो बचा 4, वो भी माइनस का, क्योंकि 22 माइनस का बड़ा है। तो अब x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड, ये बन गई इक्वेशन 1। इसको पहले पूरी ही सोल्व कर ली, एक वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन बनने के बाद भी तो वैल्यू निकालनी होती है एक वेरिएबल की, फिर उसको दूसरी में पुट करनी पड़ती है। तो पहले ही मैंने वैल्यू निकाल ली। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एंड कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन था हमारा x/y, अगर मैं न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करता हूँ, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। क्या बन जाएगा, 5/6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x जा 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। तो देखिए 6x, ये प्लस का 5y था, इधर जाके माइनस 5y इज इक्वल टू 15, प्लस का 18 था, इधर जाके माइनस का 18 हो गया। अब 6 में से 5 गया, ओफो 6 में से तो 5 जा ही नहीं सकता। तो ऐसा करते हैं, यहाँ हम x की वैल्यू डाल देंगे। किसकी वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू डाल देंगे। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 कितना हो गया, 15 में से 18 गया तो माइनस का 3 बचा। क्या बचा, माइनस का 3। अब देखो ये जो दूसरी इक्वेशन बन गई, अब x की वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं। फ्रॉम 1 6 इंटू, और यहाँ से जो वैल्यू आई है वो आई है 9y माइनस 4
अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू डाल दी। अब देखो ये इससे 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे? ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जा 54, 54y माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, y तो है नहीं, 6 4 जा 24 और नीचे 11। अब देखिए इधर तो 11 है नहीं इसका एलसीएम में, तो इसका पहले एलसीएम लेंगे तब जाके ये उधर जाएगा, इज इक्वल टू -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम लिया तो 11 आ गया। यहाँ से आया हमारा 54y माइनस 24 माइनस दोनों का एलसीएम 11, 11 5 55y इज इक्वल टू -3। अब देखिए 54y माइनस 55y प्लस माइनस माइनस 55 में से 54 गया तो खाली y बचा। 55 माइनस का था इधर भी माइनस आ गया। -24 इज इक्वल टू -3 इंटू 11, तो -y माइनस 24 इज इक्वल टू -33। अब देखिए y प्लस का था इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 33 है इधर आके प्लस का 33 हो जाएगा। +33 माइनस 24 इज इक्वल टू y। तो 3 में से 4 नहीं जा सकता तो एक कैरी ले लेंगे, 13 में से 4 चला जाएगा तो बचा ये 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई हमारी 9, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 9। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमारी मर्जी है हम इसे किसी में भी पुट कर सकते हैं, पर x निकालने के लिए ज़्यादा बेटर है कि 1 में ही पुट कर दो। 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जो 81 माइनस 4 अपॉन 11 हो गया 77 अपॉन में 11, ये चला गया 7 बार में। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? x इज इक्वल टू 7। तो यानी कि न्यूमरेटर आ गया 7, डिनोमिनेटर आ गया हमारा 9। Therefore the fraction is x by y is equal to 7/9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? 7/9। ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब कराता हूं मैं आपको एग्जाम्पल नंबर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या कराऊंगा मैं आपको? पार्ट नंबर 6 कह रहा है 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब क्या है? 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। जैकब की जो एज हो जाएगी वो 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे से 5 ईयर एगो। 5 साल पहले जैकब की एज 7 टाइम थी अपने बेटे के। व्हाट विल बी देयर प्रेजेंट एज? तो मैंने कहा है जब भी एजेस का क्वेश्चन आए सबसे पहले प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y। फिर क्या करेंगे? 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद एक कंडीशन यहां से बनेगी, एक कंडीशन यहां से बनेगी 5 ईयर एगो से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be x. Let the present age of Jacob be x year. Jacob की present age क्या हो गई? वो x year मान ली। And the present age of his son, and the present age of his son be y year. उसके बेटे की क्या मान ली हमने? y years मान ली। अब क्या है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, पहले 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगी? एज ऑफ जैकब, सबसे पहले एज ऑफ जैकब, JACOB, जैकब इज, एज ऑफ जैकब इज। मान लो अगर आज किसी बच्चे की 10 साल उम्र है, फ्यूचर में आने वाले 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 15। एब्सोल्युटली फ्यूचर में एज के क्वेश्चन में हमेशा प्लस करते हैं और पास्ट में हमेशा एज के क्वेश्चन में माइनस करते हैं। तो एज ऑफ जैकब इज x + 5 ईयर, x + 5 ईयर। एंड एज ऑफ हिज सन,
उसके बेटे की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी y प्लस 5 ईयर, क्योंकि जब उसके बेटे की भी तो उम्र बढ़ रही होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो यहां से क्वेश्चन से एक कंडीशन समझते हैं। एज ऑफ जैकब की एज क्या है 5 साल बाद, x प्लस 5 इज या विल बी तो इक्वल 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 3 टाइम्स मतलब मैंने हमेशा बताया है, अगर 2 टाइम्स बोलेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स बोलेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू वाई प्लस 5 तो मैंने प्लस क्यों ब्रैकेट में क्यों रखा, ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि ये जो बाहर वाला 3 है पहले y से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन बनी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y ज़ा 3y प्लस 3 5 ज़ा 15, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 प्लस का 5 था साइड में जाके माइनस 5, x इज इक्वल टू 3y 15 में से 5 गया 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कह रहा है 5 ईयर एगो, अब वही लिखना है हमें, तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब 5 ईयर एगो 5 साल पहले, अब मान लो अगर किसी बच्चे की अभी 10 साल उम्र है, 5 साल पहले यानी कि पास्ट में जाओ तो उसकी एज क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो वही करना है, एज ऑफ जैकब इज x माइनस 5 ईयर्स। 5 साल पहले जैकब की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 ईयर, एंड एज ऑफ हिज सन इज, उसके बेटे की जो एज होगी वो भी तो 5 साल पहले माइनस ही हो जाएगी, 5 माइनस y माइनस 5 ईयर्स। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन है, कह रहा है 5 साल बाद जैकब एज वॉज 7 टाइम्स। तो जैकब की एज क्या है 5 साल बाद, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स हिज सन, उसके बेटे की एज क्या है y माइनस 5, उसके बेटे की एज से क्या है y माइनस 5। तो फिर वही केस, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y जा 7y माइनस 7 5 जा 35, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35, माइनस का 5 था इधर जाके पॉजिटिव 5, x इज इक्वल टू 7y माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 30, क्या बन गया माइनस का 30। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 35 में से 5 चला गया तो वो आ गया माइनस 30। तो समझ में आया। अब ये बन गया हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे भी x की वैल्यू आई है और यहाँ से भी x की वैल्यू आई है, क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, जरूर। अब देखो सब्स्टिट्यूट करें या कुछ भी करें, या ऐसे कर देते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो अगर इक्वेशन 2 भी नहीं बना रहे हैं इसे, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y, या इसको 2 बना के ऐसे लिख देते हैं, अगर 2 बना दी तो इसको ऐसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये भी x की वैल्यू है ये भी x की वैल्यू है। जब LHS आपस में बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे। 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30 तो देखिए 10 माइनस का 30 है, इधर आके प्लस 30 इज इक्वल टू 7y, प्लस का 3y था इधर आके माइनस 3y, तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, 7 माइनस 3y तो हो गया 4y, 4 मल्टीप्लाई में साइड में आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 ईयर्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10 ईयर्स, y की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स। अब इसको जो है ज़रूरी नहीं है पहली में डालूं, दूसरी में भी डाल सकता हूँ, किसी में भी डाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, पहली वाली में डाल दी, पहली वाली क्या है x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 3 10 जा 30 प्लस 10, x इज इक्वल टू 40 ईयर्स, x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। Therefore एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर एंड एज ऑफ हिज सन इज
10 ईयर। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एज ऑफ जैकब इज 40 years. Age of Jacob is 40 years and age of his son is 10 years. उसके बेटे की क्या एज हो गई? 10 years हो गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है सारे क्वेश्चनों के साथ। सारे वर्ड प्रॉब्लम करा दिए आपको, सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, के सारे पार्ट्स कंप्लीट। तो आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी इतने प्यार से समझाने के बाद भी, तब भी नो प्रॉब्लम, आप जो है कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री हो करके। और अगर कोई डाउट हो तब भी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बाकी हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में पार्ट नंबर 8 के साथ, जिसमें मैं आपको अगला मेथड बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।